Hello student, I am Fazan here. Today I am discuss about the process of translation. This topic is related to class 12 biology chapter 6 molecular basics of inheritance, and this is my 10th lecture from this chapter. Now start topic. So here first question is that how can we define the translation? The process of formation of protein from the RNA is known as ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन आरएनए के थ्रू ट्रांसलेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। राइबोसोम्स आल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन अ सेल। In case of both prokaryote and eukaryote, this process is occurs, but there are some basic difference are reported in this particular types of cells. So first of all discuss about what is the main basic difference between the translation process in case of prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे जो सेल होगी, सेल के अंदर इनके क्रोमोसोम्स यानी कि डीएनए पड़े होंगे। क्रोमोसोम्स यानी कि इसका क्रोमोसोम्स या डीएनए होगा ये। अब इस डीएनए से क्या होता है, हमारे पास आरएनए की प्रोसेस आरएनए फॉर्म होते हैं। अब आरएनए कैसे फॉर्म होते हैं? आरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो कहलाती है वो कहलाती है फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है वो। अब यहाँ पे जब आरएनए फॉर्म हो जाएगा, इस आरएनए के ऊपर हमारे पास राइबोसोम आके लगते हैं। अब ये राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तभी प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए था, उस डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी, मान लिया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, आरएनए उसको रीड कर लिया। अब रीड करने के ऊपर आरएनए के पास वो सीक्वेंस हमारे पास क्या शो करेंगे, यहाँ पे एडेनिन यहाँ पे थाइमिन होना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्या है, आरएनए बन रहा है। तो आरएनए के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन। अब इस तरह से ये सीक्वेंस लगातार जुड़ते जाएंगे। तो ये सीक्वेंस हम लोग को यहाँ पे आ गए, यानी कोडॉन हमारे यहाँ पे बन गए। अब कोडॉन बनने के बाद क्या होता है कि इनके ऊपर राइबोसोम आके लगता है। राइबोसोम मींस आरआरएनए। अब राइबोसोम यहाँ पे आके लगा और लगने के बाद इनकी कोड को रीड करता है, और कोड को रीड करने के साथ साथ ये अमीनो एसिड को इनके अकॉर्डिंग जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जिनके ऊपर एंटी कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इस कोडॉन के अगेंस्ट यहाँ पे क्या होगा, एंटी कोडॉन होंगे। अब ये एंटी कोडॉन की हेल्प से ये यहाँ पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद अब यहाँ पे जो भी अमीनो एसिड सीक्वेंस होगी उसको ये राइबोसोम एडॉप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे लगातार क्या करता है कि हमारे राइबोसोम होता है अमीनो एसिड सीक्वेंस को पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लगातार जोड़ता जाता है। तो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगी, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ देने पे होता ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास एमआरएनए आते हैं वो तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास होता है अमीनो एसिड सीक्वेंस वो एक साथ जुड़ के चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से हमारे पास एक राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट होती है। अब स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट में हमारे पास ए पी ए, यानी कि यहाँ पे ई होगा, यहाँ पी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। तो ये क्या है, एलिमेंटर साइड है, ये प्रमोटर साइड है, ये क्या है, एक्सेप्टर साइड है। तो ये लगातार क्या करते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए को लेते जाएंगे, और लेने के बाद प्रमोटर को पास करते हैं। प्रमोटर का सीक्वेंस क्या करता है, प्रमोटर साइड अमीनो एसिड सीक्वेंस को लगातार जोड़ता जाता है, और एलिमेंटर साइड पे क्या होते हैं, जो हमारे पास टीआरएनए आया है, जो ट्रांसफर आ रहा है, उसको हम लोग अलग कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास लगातार प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और इनके अंदर हम लोग अमीनो एसिड सीक्वेंस को पेप्टाइड बॉन्ड से ऐड करना स्टार्ट कर देंगे।
तो ये तो हो गया प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल की। अब शॉर्ट में देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोसेस कैसे होती है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आरएनए बन रहा है वो आरएनए बनता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पे इसका ये डीएनए हो गया। अब इस डीएनए से पहले क्या बना, इसका आरएनए बना। अब ये आरएनए क्या होता है कि इसके पास कैपिंग और टेलिंग होती है। अब कैपिंग टेलिंग होने के बाद ये आरएनए सेल के न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है, क्योंकि फर्दर एक्टिविटी के लिए जो भी एंजाइम चाहिए वो सारी एक्टिविटीज के लिए हम जो भी कंडीशन चाहिए सारी कंडीशन इसके सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इसलिए ये आरएनए न्यूक्लियस को छोड़ के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे हमारे पास 5 प्राइम एंड पे राइबोसोम लग जाएगा। और ये राइबोसोम करता क्या है कि ये राइबोसोम्स कॉन्टिन्यूअसली जो यहाँ पे आरएनए आया है उस आरएनए सीक्वेंस के ऊपर जो कोडॉन है उसको रीड करता है। और रीड करने के बाद सेम एक्टिविटी यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे भी क्या होंगे, हमारे पास इलिमिनेटर साइड होंगे, प्रमोटर साइड होंगे, एक्सेप्टर साइड होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सेप्टर साइड एक्सेप्ट करेगा टीआरएनए को जिसके ऊपर अमीनो एसिड सीक्वेंस होंगे। अब टीआरएनए जो होते हैं वहां पे एंटी कोडॉन होते हैं, तो जो कोडॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एंटी कोडॉन रखता है और उसको लगातार रीड करते हुए अमीनो एसिड सीक्वेंस को जोड़ता जाता है। अब यहाँ पे सेकंड प्रमोटर आएंगे, तो प्रमोटर में क्या होता है कि अमीनो एसिड सीक्वेंस को आपस में जोड़ा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड से। इलिमिनेटर में क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है वो हम लोग अलग करते जाते हैं। So overall main basic difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cell is that in case of prokaryotic cell translation process start at the time of transcription। जब इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था मतलब कि हमारे पास आरएनए बन रहा था उसी समय हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो गई। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद वो डीएनए जो आरएनए है वो बाहर आएंगे। अब ये आरएनए बाहर आने के बाद अब यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेस कैसे कैसे कंप्लीट होती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो जैसा लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में हम लोग आरएनए से प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी नीड क्या होती है, इससे ये प्रोसेस परफॉर्म क्यों करती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर उसके क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि डीएनए होते हैं। अब उस डीएनए के अंदर उस पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ह्यूमन या एनिमल की या प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आगे या जाके ये सेल क्या करेगी और इस सेल को अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करनी है। तो इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इसके अंदर स्टोर है। मान लें एक सिंगल सेल अमीबा भी है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ही उसका ब्रेन है और उसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। लेकिन ये डीएनए जो होता है वो चल फिर नहीं सकता। मान लें सेल के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, कोई कमी आ गई, अब उस डिफेक्ट को सही करना है या सेल को अपनी कोई भी एक्टिविटी करनी है, अपने बॉडी में ग्रोथ करानी है, डिवीजन करना है, तो उन सारी एक्टिविटी के लिए इसको एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए, अदर एक्टिविटी के लिए भी अदर तरह टाइप के हार्मोन्स चाहिए यहाँ पे। तो उन सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के फॉर्म में इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब जिस न्यूक्लियस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो बाहर नहीं आ सकता। अब इस कंडीशन में सेल क्या करे, तो इस कंडीशन सेल ये करती है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू अपने मैसेज को ट्रांसफर करती है और अपने लिए नीडफुल सब्सटेंस को सिंथेसाइज करती है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को सेल के लिए यूज करना। सेल को जो भी नीड पड़ रही है, जो भी इसको एनर्जी चाहिए, जो भी फंक्शन करना है, उस फंक्शन के लिए इंफॉर्मेशन को कोड करके साइटोप्लाज्म तक पहुंचा देना। अब साइटोप्लाज्म के अंदर उस प्रोटीन और एंजाइम को फॉर्म करना या जो भी नीड सब्सटेंस को फॉर्म करना और फॉर्म करने के बाद सेल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो ये इसका ओवरऑल एम है। अब देखते हैं कि प्रोसेस होती कैसे है। तो डीएनए क्या है, सेल के अंदर पड़ा हुआ है। अब इस डीएनए से आरएनए बन जाएगा। अब आरएनए क्या है, आरएनए हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है।
और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाती है। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हम लोग इसका इम्प्रिंट ले लेते हैं, जैसे कि ये एक तरह की जीरोक्स कॉपी हो गई, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, हमने क्या किया उसका जीरोक्स ले लिया। अब उसका जीरोक्स क्या हुआ, आरएनए पर आ गया। अब वो आरएनए जो पेज है वो आरएनए पेज यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। अब जब ये पेज बाहर आ गया, अब कोई अनपढ़ आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसके लिए किसी वर्ड का कोई मीनिंग है नहीं है। अब जो इंफॉर्मेशन बाहर आई है उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए कोई चीज यहाँ पे सेल के अंदर होनी चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सके, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को बाहर आ गई आरएनए के फॉर्म में। अब जो इंफॉर्मेशन बाहर आई है उस इंफॉर्मेशन को रीड करना होगा, तो रीड करने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक आरएनए होते हैं, इसको हम बोलते हैं आरआरएनए या राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आरएनए के पास स्टोर है उस इंफॉर्मेशन को रीड करने की के पास कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बाहर आ गई उस इंफॉर्मेशन को रीड करके उनसे प्रोटीन फॉर्मेशन करना है। अब प्रोटीन फॉर्मेशन से पहले सेल कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उसको देख लेते हैं वो क्या क्या करेगा। तो फर्स्ट एक्टिविटी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड से कंबाइन होकर हमारा प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन से इसके पास एंजाइम बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे। तो सबसे पहले जब भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी बननी, तो सेल अपने अंदर प्रेजेंट अमीनो एसिड को सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। तो टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सेल के अंदर जो भी प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही होती है उसके अंदर केवल 20 अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो सेल करती क्या है कि अपने अंदर प्रेजेंट इन अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है। अब ये अमीनो एसिड एक्टिवेट कैसे होंगे इसको देख लेते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये होता है कि अमीनो एसिड को बाइंड किया जाता है एटीपी के साथ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एक एनर्जी करेंसी है। अब एनर्जी करेंसी उसके साथ बाइंड हो जाएगी तो ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एएमपी बाइंड कर गया और जबकि 2 फास्फेट आयन इससे अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो फास्फेट आयन अलग हुए उनसे हम लोग कोई मतलब नहीं है। ये फास्फेट आयन किसी दूसरे एएमपी यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट से बाइंड करेंगे और उसको फिर से एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट में अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसी आने वाली इसको नहीं पता है सेल को, उसके लिए क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके रख लेता है। अब इसको नहीं पता है कि इंफॉर्मेशन में क्या आने वाला है, किस तरह की इंफॉर्मेशन बाहर आएगी और उसके लिए कौन कौन से उसके अमीनो एसिड लगेंगे, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है। अब तैयारी स्टार्ट करने के साथ साथ अभी क्या करेगा, जो इसके अमीनो एसिड एक्टिवेट हो चुके हैं उसको टीआरएनए के साथ बाइंड करता है। अब टीआरएनए के साथ बाइंड क्यों करता है इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि अमीनो एसिड कंबाइंड हो गया एएमपी के साथ और ये बाइंड हुआ टीआरएनए के साथ, तो इनको टीआरएनए के ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करने के लिए एक एंजाइम आता है, इसका नाम रखा गया है अमीनो एसिल टीआरएनए सिंथेसिस। तो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस जो होते हैं एंजाइम, ये एंजाइम अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से जोड़ देते हैं। अब अमीनो एसिड को ट्रांसफर जोड़ दिया गया, अब जोड़ने के बाद यहाँ पे जो एएमपी जोड़ा गया था वो एएमपी को छोड़ के अलग हो जाता है। अब ये हमारा ट्रांसफर आरएनए है, टीआरएनए है और ऊपर क्या है हमारा, ये अमीनो एसिड है। अब यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए को हम लोग देखें तो ये कुछ टी शेप का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पे 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड होते हैं। अब यहाँ जो 3 प्राइम एंड है, इस 3 प्राइम एंड से हमारे पास अमीनो एसिड आके बाइंड कर जाता है, जबकि इसका जो 5 प्राइम एंड है वो फ्री रहता है। अब ये टीआरएनए पे बाइंड क्यों कर रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो टीआरएनए पे बाइंड करने के पीछे इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन बाहर आई है उस इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ सीक्वेंस होते हैं, जैसे हम लोग आप देख रहे हैं AUC CC AUG UUUUGUG। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करने के साथ साथ इनकी मैचिंग करानी होगी। तो मैचिंग के लिए यहाँ पे एंटी कोडॉन होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी कोडॉन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग एंटी कोडॉन टीआरएनए के पास ही होते हैं। ये क्या है हमारे पास, कोडॉन्स हैं, ये हमारे कोडॉन हो गए। अब इस कोडॉन को मैच कराने के लिए यहाँ पे
एंटीकोडॉन होते हैं। तो एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अमीनो एसिड सीक्वेंस बाइंड कर जाता है। अब इनका भी एक सेट मैनर है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि आखिर किस टीआरएनए के साथ कौन सा अमीनो एसिड बाइंड करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए जैसे कि हमारे पास मेथियोनिन, तो मेथियोनिन जो जुड़ता है वो एंटीकोडॉन UAC वाले के साथ जुड़ जाता है। सेकंड यहाँ पर दिया गया है फेनाइलएलानाइन, ये जुड़ता है AAA वाले के साथ। और इसके साथ साथ यहाँ दिया गया है वैलिन, तो वैलिन जो अमीनो एसिड होता है, ये एक अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड जुड़ता है CAC कंटेनिंग एंटीकोडॉन ट्रांसफर में। तो इस तरह से यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए गए हैं। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफर आरएनए को अमीनो एसिड से बाइंड कर दे रहे हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम सेल यूज कर रही है जिसको नाम दिया गया है अमीनो एसाइड tRNA सिंथेसिस। तो इस तरह से यहाँ पे सेल अपने तैयारी में लग गई, मतलब कि अब उसने प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, हमारे पास राइबोसोम एक्टिवेट होंगे और ये राइबोसोम जैसे ही ये हमारे पास आरएनए सेल बाहर आता है, इसके ऊपर लग जाता है और लगने के बाद इनके ऊपर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो पहले राइबोसोम की बात कर लेते हैं कि राइबोसोम किस तरह के दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे। तो राइबोसोम के पास हम लोग जानते हैं कि 2 सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। अब यहाँ पे जो स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पे केवल 2 साइट हैं, P साइट और A साइट। और ये क्या है, आरएनए बाइंडिंग साइट है, मतलब जिससे कि आरएनए आपके इसके ऊपर बाइंड करेगा। ऊपर साइड पे हमारे पास 3 साइट दिखाई पड़ रही है, E साइट, P साइट और A साइट। A साइट आर नोन एज द एक्सेप्टर साइट, P साइट आर नोन एज द प्रमोटर साइट, E साइट आर नोन एज द एलिमिनेटर साइट। तो जो हमारा एक्सेप्टर साइट होता है वो चीजों को एक्सेप्ट कर रहा होता है, ले रहा होता है। P साइट प्रमोटर साइट है, यानी कि प्रमोट कर रहा है, चीजों को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। और E साइट एलिमिनेटर साइट, मतलब चीजों को वो निकाल दे रहा है, अलग कर दे रहा है। तो एक्सेप्टर साइट क्या करता है कि एक्सेप्टर साइट ट्रांसफर आरएनए को एक्सेप्ट कर रहा होता है। इनका ओवरऑल काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए को एक्सेप्ट करना, जोड़ना, लेना। सेकंड जो PR साइट है, अब P साइट में क्या होता है कि यहाँ पे लगातार अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और ये अमीनो एसिड को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले मेथियोनिन आया, तो ये आगे बढ़ा, फिर फेनिलीन आया, तो यहाँ पे P साइट के पास जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ता है इसको भी हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो एलिमिनेटर साइट होती है वो बचे हुए ट्रांसफर आरएनए को हटा देता है। तो इस तरह से हमारा जो राइबोसोम होता है वो वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट कैसे होती है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो हमारी होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 इलॉन्गेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन। तो ये प्रोसेस हमारी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, ये हमारा जो आरएनए दिख रहा है, ये आरएनए हमको दिखाई पड़ रहा है ट्रेन की पटरी जैसा। जैसे ट्रेन पटरियां होती हैं, यहाँ पे 2 पटरी दिखती है हम लोग को। अब इस पटरी के ऊपर क्या होती है कि यहाँ पे ये पट्टियां पड़ी रहती हैं। अब इस पट्टी के ऊपर क्या होता है, हमारे पास ट्रेन चलती है हमारी। तो ये जो हमारा राइबोसोम है, इसको मान लो कि ये हमारा इंजन है, मतलब ट्रेन है, और ये हमारे पास क्या है, रेल की पटरियां हैं। अब रेल की पटरी में क्या होता है कि जो हमारे पास माल ढोने वाली गाड़ी होती है, मालगाड़ी होती है, वो डिफरेंट स्टेशन से जाके माल को उठाती हैं। जैसे कि मान लिया कि बनारस पहुंची वो BNS, तो अब BNS पड़े हुए चीजों को ही वो उठाएगा। जैसे कि मान लिया कि कोई ट्रेन निकली दिल्ली तक के लिए, अब वो बनारस होते हुए आ रही है, तो जैसे वो वाराणसी पहुंचेगी, वाराणसी पहुंचते ही वहां पे ढेर सारा माल रखा हुआ स्टेशन के ऊपर। अब वो क्या करते हैं कि उस माल में से केवल उन्हीं माल को उठाते हैं जिनके ऊपर VNS लिखा रहता है, मतलब कि जो VNS लिखा हुआ है उस माल को उठा लेंगे, मतलब कि वो VNS से उनको उठा के दिल्ली तक पहुंचाना है, VNS टू दिल्ली, तो उस चीजों को वो उठा लेंगे। इसके पास ट्रेन गई और VNS में प्रेजेंट जो भी मटेरियल थे उसको उसने उठा लिया। अब ट्रेन आगे बढ़ी। अब मान लिया कि उस ट्रेन का स्टॉपेज कहाँ था, हमारे पास नेक्स्ट स्टॉपेज का था मुगल सराय में, MGS। तो MGS में जैसे ही पहुंचा ये,
तो MGS टू दिल्ली जो भी मटेरियल होगा वहां से उठा लेगा वो। अब MGS के अकॉर्डिंग यहाँ पे MGS में जो भी चीज थी इसको लोड कर लिया गया। अब ये ट्रेन हमारी आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद ये पहुंची हमारे पास मिर्जापुर के अंदर। तो मिर्जापुर कोड क्या होता है, MZT। MZT पे पहुंची तो उसने क्या किया, मिर्जापुर के अंदर में जो भी मटेरियल दिल्ली तक जाने वाले थे उनको उसने उठा लिया। अब ये ट्रेन आगे बढ़ती गई, पहुंची इलाहाबाद में, ALU। तो इलाहाबाद में जो भी मटेरियल था उसने उसको उठा लिया कोर्ट को देखते हुए। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ये ट्रेन पहुंची हमारे कानपुर में। अब कानपुर में जो कोड होगा CNS। अब CNS में जो भी कोड था उसने वहां उठा लिया। ऐसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ते बढ़ते वो अलीगढ़ तक पहुंची, ALG। तो अलीगढ़ के अंदर जो भी मटेरियल था जो दिल्ली जाना था उसको उसने उठा लिया। अब अलीगढ़ से आगे बढ़ी ट्रेन, दिल्ली में इसका लास्ट स्टॉपेज है यानी कि DLI। तो दिल्ली में जाने के बाद यहाँ पे इसने अपने जो भी मटेरियल उठाए तो उसने उसको सबका सब डिस्पैच कर दिया। तो ऐसे ही सेम एक्टिविटी हमारे सेल के अंदर भी हो रही होती है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखते हैं प्रोसेस कैसे कैसे हो रही होती है। तो जैसे हमारे पास ये DNA है, इससे RNA बाहर आया। अब RNA के पास इंफॉर्मेशन AUCCCAUGUUGUG ये हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। अब इसको रीड कौन करेगा, हमारा इसको रीड करेगा ट्रांसफर RNA। अब ये ट्रांसफर RNA लगातार इसको रीड करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अब आगे बढ़ते बढ़ते, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि स्टार्टिंग में जो राइबोसोम होता है उसे केवल स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आके से बाइंड करती है और स्मॉल सब यूनिट इस सीक्वेंस को रीड करती है, क्योंकि स्मॉल सब यूनिट के पास क्या है, RNA बाइंडिंग साइट है। RNA बाइंडिंग साइट से आके इसको ऊपर बाइंड कर जाएगा। अब बाइंड करने के बाद ये सीक्वेंस लगातार, ये जो हमारे पास पटरी लगी हुई है, मतलब कि जो हमारे पास RNA लगा हुआ है उसके ऊपर लगातार ये चलता रहता है। अब चलते चलते जैसे ही पहुंचेगा AUG के पास, AUG के पास जैसे ही पहुंचा ये, हमारे पास जो स्मॉल सब यूनिट थी वो एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि हमारी एक्टिवेट हो गई। अब एक्टिवेट जैसे ही होगी ये, इसके एक्टिवेट होते ही इसके ऊपर लार्ज सब यूनिट आके बाइंड कर जाएगा। अब लार्ज सब यूनिट में क्या होते हैं, हमारे पास 3 साइट्स होती हैं। यहाँ पे A साइट है, P साइट है और E साइट है। अब क्या हुआ, ये एक्टिवेट हो चुका है और ये इसके ऊपर लार्ज सब यूनिट आके बाइंड कर गई। तो AUG को हम लोग क्या बोलते हैं, AUG आर नोन एज द इनिशिएशन कोडॉन। तो ये हमारा इनिशिएशन कोडॉन है जो कि इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशिएशन हो गया, अब हमारे पास लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों आ चुके हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी P साइड होती है, P साइड के ऊपर इसके अपोजिट जो एंटी कोडॉन होते हैं ये UAC कहाँ होता है, मैथिलीन के पास होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि UAC वाला tRNA आके बाइंड करेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटी कोडॉन इसके पास ही हैं। A के लिए U होगा, U के लिए A आएगा और G के लिए C आएगा। तो इस तरह से जो कोडॉन होते हैं वो मैथ्यूनिन कंटेनिंग tRNA के पास ही एंटी कोडॉन होते हैं। तो यहाँ पे पहली बार मैथ्यूनिन कोड होती है। अब मैथ्यूनिन कोड हो गई, मैथ्यूनिन कोड होने के बाद अब ये क्या है, हमारे पास एक अगर रेलगाड़ी है तो ये हमारी जो ये इंजन होगी, ये इंजन आगे बढ़ेगी। तो जब इंजन आगे बढ़ेगा तो जो चीजें यहाँ पे थी, जो P साइड पे थी वो A साइड चली जाएगी और जो P साइड पे थी वो E साइड चली जाएगी। अब ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने पे ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला फिर और ये वाला जो हमारा A है वो इस पे आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है 3-3 के फॉर्म में, तो 3-3 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने पे यहाँ पे A साइड के ऊपर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, U उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगी, स्टेप सेकंड इलॉन्गेशन। तब यहाँ पे देखते हैं इलॉन्गेशन क्या क्या होता है। तो सेकंड स्टेप इलॉन्गेशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला सीक्वेंस था जो P साइड पे आगे जुड़ा था वो UAC वो आ गया कहाँ पे, E वाले पे आ गया। ये मूव किया पीछे
अब यहाँ पे इसके पहले यू 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 था, उसके अकॉर्डिंग ये अट्रैक्ट करेगा किसको, ए वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो ए वाला आया यहाँ पे जुड़ने के लिए, तो यहाँ पे ए साइड पे था, अब ए साइड से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पी साइड पे। तो ये ए साइड से मूव करके पी साइड पे आ गया, क्योंकि जो स्पेस है वो खाली हो रहा है। अब उस स्पेस को कौन फिल करेगा, दूसरा वाला स्पेस फिल कर लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए वाला टी आर ने ज्वाइन कर दिया। अब ए के साथ कौन बाइंड होता है, फेनाइल एलेनिन। तो यहाँ पे फेनाइल एलेनिन बाइंड करता है टीआरएनए के साथ। अब ये टीआरएनए इसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे जो ए साइड फ्री साइड थी, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, GUG है। तो GUG के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड किसके पास है, CAC के पास कोड है। तो CAC यहाँ पे आएगा, और आने के बाद अब जो यहाँ पे ए साइड पे ब्लैंक पड़ी होगी स्टार्टिंग में, उस ब्लैंक साइड पे आके ये बैठ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये आके बैठ गया CAC, और आगे ये इसके पास वैलिन होते हैं। अब इस तरह से ये जो हमारे पास इंजन है, ये इंजन फिर से आगे बढ़ेगा। जब ये फिर से आगे बढ़ेगा तो इसको मान लिया कि ये जब आगे बढ़ा, इसको ये हटा देते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद ये सीक्वेंस हमारा मान लिए आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ने पे तो पूरा हटा लेते हैं। अब जब ये सीक्वेंस हमारा आगे बढ़ जाएगा तो यहां पे हमारे पास फिर से पी साइट, ई साइट और ए साइट ओपन हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक किया गया वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास फिर से यू 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 है। तो ये यू 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 हो गया। अब ये ए साइट फिर से फ्री हो गई। अब यहाँ पे जो ए के अकॉर्डिंग आया था, ये हमारा क्या आया था, CAC यानी कि वैलिन आया था। तो वैलिन प्लस CAC वाला आया। अब उसके अकॉर्डिंग कोडॉन तो यहाँ पे GUG था, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। अब यहाँ पे यू है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोडॉन पहले आया था, ये फिर UAC इधर रह जाएगा। और यहाँ पे जो फेनाइल एल्मीन थे वो इसके बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आने पे क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है पेप्टाइडेज, और वो पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है कि अमीनो एसिड को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ देता है। हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए है, जो टीआरएनए है, वो तो अलग हो जाएंगे। अब वो अलग क्यों होते हैं, क्योंकि जो इसकी ई साइड होती है वो थोड़ी छोटी होती है। अगर तुम लोग देखें ध्यान से तो पी साइड बड़ा सा है, ए साइड बड़ा सा है, जबकि ई साइड क्या है, शॉर्ट है, छोटा है। तो इसकी स्मॉल साइज की वजह से यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए फिट नहीं हो पाते हैं। जब ये अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा तो ये क्या करता है कि इसको छोड़ के अलग हो जाता है। अब जैसे ही छोड़ के अलग हुआ तो ये साइड फिर से फ्री हो गई। अब इस तरह से ये ट्रेन लगातार आगे बढ़ती जाती है, और ई साइड पे यहाँ पे जो कोडॉन होते हैं उसके अकॉर्डिंग नए तरह के अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ आके बाइंड होते रहते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमारी कहलाती है इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में ओवरऑल क्या हो रहा है उसको समझ लेते हैं। इलॉन्गेशन प्रोसेस के अंदर अमीनो एसिड आपस में बाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टाइडेज that are responsible to connect the one amino acid to the other amino acid by the help of peptide bond, and this activity performed at the P site. ये इसके P site पे activity perform की जा रही होती है। And now the A site become free and responsible to accept the new type of amino acid according to their codon. तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो हमारे पास elongation site होती है, elongation site के लिए पेप्टाइडेज के एंजाइम होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड जोड़ते जाते हैं। अब ये जो एक्टिविटी होती है उसके पी साइड पे होती है। अब इसका ए साइड फ्री हो गया। जब ए साइड फ्री हो जाता है तो वो दूसरे अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए फ्री हो गया। अब यहाँ पे जो कोड है उसके अकॉर्डिंग ये एंटी कोडॉन टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। अब ये आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इस तरह से ये ट्रेन हमारी लगातार आगे बढ़ती जाती है, और जो हमारे पास कोड होते हैं उसको ये रीड करते हुए लगातार आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास अमीनो एसिड चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे पहले हमने बात किया था कि मेथिओनिन आया, फिर हमारे पास फेनिलैलैनिन आया था, फिर हमारे पास वैलिन आया था। अब मान लिया हमारे पास हिस्टामिन आया, फिर आर्जिनिन आया, फिर थ्रियोनिन आया,
फिर फेनिलैलेनिन आया, फिर वैलिन आया, आइसोल्यूसिन आया, वैलिन आया। तो इस तरह से नंबर ऑफ अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड होते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। ये हमारे पास बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगी। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड लगातार बनता जाएगा और हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये इंजन लगातार आगे बढ़ता रहता है, यहाँ हमारे पास जो राइबोसोम है लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये पहुंचेगा UAG, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। तो यहाँ पे टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो टर्मिनेशन के लिए स्पेसिफिक कोडॉन होते हैं, इसको बोला गया है UAA, UAG एंड UGA। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम ये पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनिशिएशन कोडॉन कौन कौन सा होता है। इनिशिएशन कोडॉन हमारा AUG होता है जो कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है। टर्मिनेशन कोडॉन कौन कौन सा होता है? UAA, UGA एंड UAG। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज ये होता है कि हम लोग इसको टर्मिनेशन कोडॉन क्यों बोल रहे हैं। तो जैसा यहाँ दिखाया गया है UAG, तो UAG जैसे ही ये UAG पहुंचता है तो एक्सेप्टर साइड जो होती है हमारी, जो A साइड होती है, अब यहाँ पे UAG, UGA एंड UAA के अगेंस्ट कोई भी एंटीकोडॉन RNA के पास नहीं पाया जाता है। अब जब यहाँ पे एंटीकोडॉन नहीं होंगे तो क्या होगा कि ये किसी भी तरह के एंटीकोडॉन को, मतलब किसी तरह के tRNA को, ट्रांसफर RNA को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसके अंदर अगर ट्रांसफर RNA नहीं होगा, tRNA नहीं पहुंच पाएगा, तो tRNA की एब्सेंस में ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये तभी तक एक दूसरे से बाइंड है जब तक कि इसको लगातार ट्रांसफर RNA मिलता जा रहा है। अगर जैसा हुआ कि इसको ट्रांसफर RNA नहीं मिला तो क्या होगा कि स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट अल्टीमेटली अलग हो जाएगा, तुरंत अलग हो जाएगा। तो अलग जब हो जाएगा तो हमारे पास ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक सिंपल RNA से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। तो ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है कि सेल के अंदर से एक इंफॉर्मेशन आई RNA के फॉर्म में। अब इस RNA के ऊपर क्या होते हैं? कोडॉन होते हैं। अब इस कोडॉन को हम लोग को रीड करना है तो हमारे पास एंटीकोडॉन होना चाहिए। तो एंटीकोडॉन कहाँ पे होते हैं? हमारे पास ट्रांसफर RNA पे होते हैं। अब ये ट्रांसफर RNA क्या करता है? अपने साथ अमीनो एसिड को बाइंड कर लेता है। अब अमीनो एसिड को बाइंड कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग इसको रीड कर सकता है, लेकिन रीडिंग कैपेसिटी किसके पास है? राइबोसोम के पास है। तो अब ये राइबोसोम इस RNA को रीड करता रहता है और रीड करते हुए एंटीकोडॉन को मैच कराते हुए इसके ऊपर लगातार अमीनो एसिड को बाइंड करता जाएगा। और जितने भी अमीनो एसिड होते हैं ये आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जुड़ते ये अमीनो एसिड कॉन्टिन्यूसली बाइंड होकर प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड each and every points